दोस्तों भर्ती एनसीईआरटी के सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8वां हम लोग कंप्लीट करेंगे। मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट वन लाइनर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके बाद इसी चैप्टर में और इसी वीडियो में आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। सबसे पहले अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों तो सबसे पहले फैक्ट है इसमें, एक भूमध्य रेखा के उत्तर से और दक्षिण से, दूसरा अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही से होकर ही बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही रहती है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने का क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। वर्षा में प्राणी जाल की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं अमेजन पर। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है, मगर सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाता है। इसे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। दोस्तों ये बीच में एक फैक्ट दिया था जो कर्तन एवं दहन पद्धति की बात हुई थी। और अमेजन बेसिन से रिलेटेड अभी फैक्ट है। इन प्रदेशों में रहने वाले लोग मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन, दोस्तों अभी कर्तन दहन के बारे में ऊपर आपको बताया गया है, कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, यहाँ तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। दोस्तों इसमें कर्तन और दहन पद्धति को ध्यान में रखिएगा कि किस क्षेत्र में और कैसे उगाई जाती है, इसकी पद्धति क्या है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी एवं मक्का, कोकी जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा में अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग
मुलाका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, और ये सब मुलाका है, मुलाका के बारे में ध्यान रखिएगा। और कुछ घर होते हैं जो मधुमक्खी की छत के आकार के होते हैं, छप्पर वाले घर होते हैं। ये कभी भी क्वेश्चन में आए तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र की बात हो रही है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में। तो देखते हैं इसमें भी। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाह का तीव्रता से न हो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी एवं प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे हैं।
इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानों क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट पढ़े थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अब इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किन किन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो एक कर्क और मकर रेखा के मध्य में उष्णकटिबंधीय प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन दूसरा है, अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है। तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर के बहती है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की। अमेजन नदी बेसिन किस देश से अपवाहित नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा पराग्वे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन नदी बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये ठंडी एवं नम जलवायु पाई जाती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यह मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही रहती है। ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड नामक परजीवी पौधे कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड नामक परजीवी पौधे अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अमेजन बेसिन में सघन वन उगते हैं। वह वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यह केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता होती है। टकन क्या होता है। तो एक पक्षी है, टकन एक पक्षी है। ये वर्षा वन में पाए जाते हैं। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। गुंजन पक्षी, रंगीन छाती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पिरान्या मछली पाई जाती है। तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है इसका अमेजन नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है अमेजन बेसिन में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन बेसिन के लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोग मुख्य टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं।
इससे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरी जगह को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को भूमि पुनः जोत सकते हैं। मैनियाक कहाँ का मुख्य प्रमुख भोजन है? तो ये भोजन है अमेजन का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैनियाक भोजन अमेजन के लोगों का प्रमुख भोजन है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के लोग चींटियों की सनी एवं अंडकोश खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। मलोक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बड़े अपार्टमेंट होते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलोका बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं। अमेजन बेसिन के लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ तक है। चाय के बागान कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा असम तथा पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा। सागवान, साखू, पीपल के वृक्ष किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर है ये शंकुधारी वृक्ष हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवदार एवं फर शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डेल्टा क्षेत्रों में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये डॉल्फिन पाई जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्रों में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं, तो इसका उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और पटना। ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गंगा नदी संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ये चलाई गई थी नमामि गंगे योजना। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा रेगिस्तान में जीवन, ये 9वां चैप्टर है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने 8वां चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।